नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो आगामी परीक्षा होने वाली है विभिन्न विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए 1384 पदों के लिए। तो उसके अंतर्गत हम बात करेंगे आज भूगोल विषय के बारे में। तो भूगोल विषय की जो परीक्षा के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है वो की गई है 6 नवंबर को। 5 नवंबर को सभी विषयों का जो है सामान्य अध्ययन का पेपर होना है छत्तीसगढ़ विशेषांक के रूप में, जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंकों के, जो कि छत्तीसगढ़ स्पेशल जुड़े होंगे। इसी तरह से हर विषय के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम बात करेंगे भूगोल विषय की। तो भूगोल विषय की जो परीक्षा 2016 में सितंबर में हुई थी, उसमें जो 100 प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। इन प्रश्नों को जानने के बाद, देखने के बाद आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि आपसे किस प्रकार के आगामी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि जो 100 प्रश्न पूछे गए हैं उनका क्या प्रारूप रहा है और किन किन भागों से भूगोल के जो किन किन भागों से, भौतिक भूगोल से, मानव भूगोल से, थॉट से, प्रैक्टिकल से, या फिर छत्तीसगढ़ भूगोल से रिलेटेड इस तरह के कौन कौन से भाग हैं जिनसे प्रश्न पूछा गया है। और भौतिक भूगोल के अंतर्गत फिर स्थल मंडल से, जल मंडल से, वायुमंडल से, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद समुद्र, उसके बाद जो है आपको मानव भूगोल के अंतर्गत सांस्कृतिक भूगोल से, परिवहन भूगोल से, आर्थिक भूगोल से, संसाधन भूगोल से क्या क्या पूछे गए उनको देख लेते हैं। तो पहला जो है प्रश्न पूछा जो गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो है डस्ट क्लाउड परिकल्पना किसने प्रतिपादित किया। अब जैसे डस्ट क्लाउड आ गया, आपको समझ नहीं आ रहा डस्ट क्लाउड क्या है भाई। तो सिंपली इसका मतलब है क्या, धूल तारक परिकल्पना। तो धूल तारक परिकल्पना जो है प्रतिपादित किया था किसने, ऑटो स्मिड ने। अगला जो प्रश्न है कि बृहस्पति के कितने प्रमाणित उपग्रह हैं, तो वो है 8 जो है कितना 63। इसी तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ग्रहाण परिकल्पना प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस किसने प्रतिपादित किया, वो है चैम्बरलिन एंड माउल्टन। ठीक है। इसी तरह से अगला प्रश्न है कि फ्यूमरोल एक प्रकार का क्या है, वो है ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है निम्न में से कायांतरी चट्टानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है क्या, संगुटिका, बालुका पत्थर, रायोलाइट, संगुणात्मक और स्लेट। तो यहाँ पर जो उत्तर है उसका स्लेट। अब जो ये संगुटिका दिया हुआ है, संकुड़ास्म जो दिया हुआ है, इसका अंग्रेजी तो देखना आपको जरूरी है। ये यहाँ पे आप देख लीजिएगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा हिंदी में क्या लिखा हुआ है। तो आप देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है कि वह कौन सा कथन है जो सही नहीं है। ये 5 कथन दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन दिया कि स्लेट जो है पंकास्म का कायांतरित रूप है। अब पंकास्म क्या होता है इसको देखिए यहाँ पे, स्लेट इज ए मेटामॉर्फोज फॉर्म ऑफ द मड स्टोन। पंकास्म मतलब क्या होता है, मड स्टोन। ठीक है। उसके बाद जो है मार्बल चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है, सही है, ये भी सही है। नीस चट्टान आग्नेय शैलों की उत्पत्ति से होता है, ये भी सही है। शिष्ट चट्टान क्वार्ट्ज से उत्पन्न होता है, ये भी सही है। बलुआ पत्थर जो है क्वार्ट्ज का कायांतरित रूप है, ये सही नहीं है। ठीक है। अगला जो है गुटेनबर्ग जो असंबद्धता है या दरार है वो पृथ्वी के कितने भीतर गहराई पे पाई जाती है, तो आपको मालूम होगा ये 2900 मीटर गहराई पे पाई जाती है। इसके बाद जो है अगला जो है प्रश्न जो है उसमें सूची को मिलाना है। एक तरफ प्रक्रियाएं दी हुई हैं, दूसरी तरफ माइनर आकृतियां दी हुई हैं। तो प्रक्रियाएं में कौन कौन सी, नदी, एओलियन, हिमनदी, कास्ट, और जो उनके द्वारा निर्मित जो माइनर जो जियोमॉर्फोलॉजिकल लैंडफॉर्म्स हैं वो दिए हुए हैं। एक है हिमदर, ओवलस, सर्पण संरोधक और वेंटिफैक्स। ये जो भी हिंदी के टर्म यूज किए जा रहे हैं आप इन पे पूरी तरह से मत निर्भर रहिएगा। आप यहाँ पे सीधे अंग्रेजी के फैक्ट्स देख लीजिएगा कि क्या दिया हुआ है। तो जैसे ये दिया हुआ है बस कुंड, तो ये यहाँ पे क्या दिया है, हिमदर। फिर युवालाज, इसको क्या लिखा हुआ है, ओवलस। तो आप समझ ही नहीं पाएंगे इसका मतलब क्या है। तो आपको ये अगर अंग्रेजी वर्जन देखते हैं तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो आप यहाँ पे देख लेते हैं कि नदी से क्या बनता है, जो माइनर आकृतियां हैं वो क्या बनती हैं, सर्पण संरोधक बनता है जिसे बोलते हैं स्लिप ऑफ बैंक। ठीक है, स्लिप स्लोप जो जिसे बोलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो है एओलियन से जो बनता है वो बनता है क्या है आपका, वो बनता है आपका वेंटिफैक्स। ठीक है। इसी तरह से हिमनदी के अंतर्गत हिमदर और जो है कास्ट के अंतर्गत जो है ओलाज। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि रिया डैश 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 का उदाहरण है, क्या है, तो अन्य स्थानों का अपस्फीत महीन मिट्टी का निक्षेपण है, नदीय हिमनद निक्षेपण है, समुद्र तटों का साथ नदी घाटियों की आंशिक जलमग्नता है,
समुद्र तटों के साथ ऊपरी भूभाग का आंशिक आविर्भाव है। निचली नदी घाटी में अपर्दित सामग्री का निक्षेपण। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर है वो है समुद्र तटों के साथ नदी घाटियों का आंशिक दबाव। अब इसी तरह से आपको फ्योर्ड तट भी जान लेना है, समझ रहे हैं, रिया तट के साथ ही। तो और भी जो तट है उनको आपको याद रखना है। पैन प्लेन शब्द किसने दिया था? तो ये पेंक ने दिया था, अब इसको याद रखिएगा। पेनी प्लेन किसने दिया था? वो भी आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो है एच प्लेन किसने दिया था? तो आप याद करिएगा पूरा ये सब फैक्ट्स। मोना ज्वालामुखी निम्नलिखित से किस द्वीप पर स्थित है? तो हवाई द्वीप पे है, आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न है कि बृहस्पति और मंगल ग्रह की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह, आप सभी लोग जानते हैं। इसी तरह से निम्नलिखित में से किस भूकंपीय तरंग को एक सिस्मोग्राफ द्वारा सबसे अंत में दर्ज किया जाता है? वो एल वेव्स हैं, लव वेव्स या सरफेस वेव्स होती हैं, उनको सबसे लास्ट में सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड किया जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? जलगर्तिका, नदी स्थलाकृति या अपर्दन, मतलब नदी स्थलाकृति द्वारा निर्मित है, जलगर्तिका अपर्दनात्मक है क्या? नहीं। तो ये सही जो है। अब लेवी दिया हुआ है, तो लेवी में आपका दिया हुआ है नेचुरल लेवी जो कि नदी स्थलाकृति है और निक्षेपणात्मक है, सही है। ठीक है, कह रहा कौन सा नहीं मिलान है। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि आप प्रश्न पढ़ने लगे तो कौन सा सही मिलान नहीं है, नहीं आप भूल जाएं और सही मिलान है। तो इसमें क्या होता है, बहुत बार आप जब जल्दबाजी करते हैं तो आपको क्या होता है, इस तरह की गलतियां होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए प्रश्न पढ़ते समय आप उसको 2 बार जरूर से जरूर पढ़ें, एक बार ध्यान से समझ लें, फिर उसके बाद उत्तर की ओर जाएं। ठीक है, तो ये आप जो है विलयन रंध्र जो है काष्ठ स्थलाकृति और निक्षेपणात्मक। तो विलयन रंध्र जो है वो निक्षेपणात्मक नहीं बल्कि अपर्दनात्मक है। इसी तरह और जो भी है वो सब सही है। फिर उसके बाद अगला जो प्रश्न है, सूची मिलान करना है। एक तरफ हवाएं दी हुई, दूसरी तरफ जो है प्रभाव क्षेत्र दिए। पहला है समुद्री हवा, दूसरा है सिरक्को, तीसरा है वेस्टर्ली, चौथा है चिनूक। दूसरी तरफ जो प्रभाव क्षेत्र है वो है एडमंटन, पेरिस, त्रिपोली, कोझिकोड। तो आपको यहाँ पे जो मिलान करना है, जैसे समुद्री हवाएं जो है वो क्या है आपकी कोझिकोड, मतलब कि केरल के तट वाली है। सिरक्को जो है क्या है वो त्रिपोली में है। इसी तरह से वेस्टर्लीज कहाँ पे चलती हैं, आपको याद रखना है कि पेरिस में चलती हैं। इसी तरह से चिनूक जो है एडमंटन। ठीक है, तो आप सब मिला दीजिएगा, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि ओजोन परत निम्न में से किसका भाग है? तो ये भाग होता है समताप मंडल का, स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि मुख्यतः पाया जाता है 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे। अगला प्रश्न है कि वातावरण में मात्रा के हिसाब से कौन सा गैसीय संयोजन सबसे अधिक अनुपात में पाया जाता है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आर्गन और ऑक्सीजन दिया हुआ है, आर्गन नियान दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दिया है, नियान और मीथेन दिया। आपको सिंपली याद रखना है कि शुरुआत की जो 5 गैसें हैं उनके आप क्रमशः नाम याद रखिए, कितने प्रतिशत पाई जाती है उनको याद रखना है। तो आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जो मैंने आपको पेपर सॉल्व कराया था उसमें बताया था कि आर्गन 0.93% और ऑक्सीजन जो है 20.8%, मतलब लगभग में 21% पाया जाता है। तो ये जो है प्रतिशतांक सबसे ज्यादा है, जबकि आर्गन यहाँ पे है और नियान बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और ऑक्सीजन भी इतना पाया जाता है, जबकि यहाँ पे आर्गन क्या है 0.93% है और ऑक्सीजन जो है 21% है। तो ये ग्रुप में जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो प्रश्न के अनुसार है। अगला है कि निम्न में से किस शहर में ओरोग्राफिक वर्षा होती है? तो यहाँ पे भोपाल दिया है, भोपाल, लखनऊ, चेन्नई और जयपुर और गंगटोक। तो आप गंगटोक जानते ही होंगे कि पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक, तो फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कि निरपेक्ष आर्द्रता मापी जाती है ग्राम प्रति वर्ग मीटर में, ग्राम प्रति घन मीटर में, संतृप्त बिंदु पर ग्राम प्रति वर्ग मीटर, संतृप्त बिंदु पर ग्राम प्रति घन मीटर और उसके बाद प्रतिशत में। तो आप ग्राम प्रति घन मीटर में नापी जाती है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के, जो इन्होंने जवाब दिया वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कि पृथ्वी के धरातल पर तापमान का क्षैतिज वितरण निम्न में से किस के कारण प्रभावित नहीं होता है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, समुद्री धारा, देशांतरी यामोत्तर, अक्षांश, समानांतर, आपतन, क्रांतिक वृत्त, तीव्रता। तो जब क्रांतिक वृत्त तीव्रता क्या है भाई, अब उसको भी उसकी अंग्रेजी आपको देख लेना। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है ऑब्लिक्विटी ऑफ द इलिप्टिक्स। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री तक का क्षेत्र निम्न में से किसका भाग आता है? शीतोष्ण क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उदासीन क्षेत्र मतलब फ्रिजिड जोन, शीतोष्ण एवं उष्णकटिबंध दोनों क्षेत्र, शीतोष्ण एवं उदासीन क्षेत्र मतलब कि फ्रिजिड जोन। तो यहाँ पे जो भूमध्य रेखा से दोनों तरफ जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो का जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंध में आता है। अगला प्रश्न है कि 1 किलोग्राम हवा की अगर विशिष्ट आर्द्रता समुद्र तल पर
स्तर दाब और 15 डिग्री तापमान पर लगभग होनी चाहिए। तो एक आदर्श कंडीशन पूछा है कि स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए आर्द्रता, अगर औसत जो समुद्र स्तर दाब होता है वो और 15 डिग्री तापमान पर, तो वो जो विशिष्ट आर्द्रता है वो 10 ग्राम होनी चाहिए। ठीक है, तो उत्तर न के कौन सा सही है, 2 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से वायुमंडलीय स्थिति अवक्षेपण के लिए सही नहीं है। तो क्या है, हवा द्रव्यमान का औशांक तक पहुंचा हुआ तापमान, आर्द्रताग्राही न्यूक्लियाई की उपस्थिति, जल वाष्प के साथ हवा द्रव्यमान का संतृप्त हो जाना, हवा द्रव्यमान का बढ़ता हुआ तापमान और हवा के ओरोग्राफिक लिफ्टिंग की स्थिति। तो यहाँ पर जो नहीं है अवक्षेपण मतलब क्या है, प्रेसिपिटेशन, तो नहीं है तो वो क्या है, हवा द्रव्यमान का बढ़ता हुआ तापमान। अगर तापमान बढ़ जाएगा तो क्या होगा भाई, कि जो शीतलन होना है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अमेरिकी जलवायु वैज्ञानिक C.W. थॉर्नबेट ने वनस्पति विशेषता के अनुसार मौसम के वर्गीकरण में संशोधन किया? तो वो उत्तर है 1948 में। अगला प्रश्न है कि थॉर्नबेट की खोज के बाद निम्न में से भारत के किस भाग में मौसम के प्रकार को डी माना गया है? तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश, जो कि पहाड़ी इलाके में माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय शेल्फ महासागर भाग का कितना हिस्सा होता है? वो लगभग 7.5% होता है। यहाँ पे 7% उत्तर दिया है, तो आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सूची को मिलान करना है। एक तरफ समुद्री तलछट दिया, दूसरी तरफ स्रोत और कारण दिया है। पहला है शैलजन, दूसरा है जैव जनित, तीसरा है कॉस्मोजेनिक, चौथा है जो है जल जनित। तो शैल जनित जो होता है वो क्या होता है आपको देखना है, तो वो है ज्वालामुखी विस्फोट, 1 का चौथा। जैव जनित जो है बायोजेनेसिस जो है वो क्या है आपको वो देखना है, तो वो है रेडियोलेरियंस। कॉस्मोजेनिस क्या है, वो है अंतरिक्ष धूल। जल जनित क्या है, वो है पानी का अवक्षेप। ठीक है, तो आपका पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। ठीक है, आपको मिला लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर बेड में तुलनात्मक रूप से अधिक गहराई तक पाया जाता है? तो मृदा पाई जाती है कि पंख पाया जाता है कि रेत की बजरी की गाद, तो पंख पाया जाता है, मड। निम्नलिखित में से किस महासागर में छगोस खाई पाई जाती है? अब छगोस क्या है भाई, यहाँ पे देख लीजिए चैगोस है, छगोस नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी वर्जन आप देख लीजिएगा। चैगोस ट्रेंच कहाँ पे है, तो हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है कि आम पृथक अपेक्षाकृत छोटे घुमावदार चट्टान दृश्यांश मतलब आउटक्रॉप जो सामान्यतः किसी लैगून या खाड़ी में पाए जाते हैं और जो रेत या समुद्री घास से घिरे होते हैं, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैच रीफ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्षों की संख्या के हिसाब से निम्न में से किस समुद्री जल तत्व की निवास अवधि जो है वो न्यूनतम होती है? वो होती है आयरन की, आपको ये रट लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि समुद्री जल का जो pH है वो सामान्यतः होता है कितने के बीच में? तो ज्यादातर वो क्या होता है, क्षारीय होता है, तो वो 7 से ऊपर ही होगा, तो 7.5 से लेकर के 8.4 तक होता है। अगला प्रश्न है कि ताप प्रवणता के नीचे अधिकांश गहरे समुद्री तलों में पानी का तापमान धीरे धीरे किस सीमा तक घटता है? तो वो जो घटता है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड से घटता है। अगला प्रश्न है कि सभी महासागरों के लिए जो औसत लवणता है वो कितनी है? तो आप जानते होंगे कि प्रति 1000 ग्राम में 35 ग्राम जो है औसत लवणता है, तो प्रतिशत कितना हो गया, वो है 3.5%। ठीक है, अब जो है प्रश्न है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक लवणता पाए जाने वाला जो सागर है वो कौन सा है? बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, काला सागर, अरल सागर। तो यहाँ पे लाल सागर जिसका 37 से 38% जो है होता है लवणता। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री खाई मध्य अटलांटिक रिज को 2 भागों में बांटती है? तो वो खाई है रोमांच खाई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि भूगोल एक कोरोलॉजिकल मतलब ठीक है क्षेत्र वर्णीय विज्ञान है? तो वो है हेटनर। अगला प्रश्न है कि एक तरफ बुक्स दी हुई है, दूसरी तरफ जो है किताबों लेखक के नाम दिए हुए हैं। तो बुक्स जो है इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, न्यू वर्ल्ड, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इस तरफ लेखक दिए हुए हैं आई बोमेन, ए डिमेंजन, ए सी सैंपल और ई हंटिंगटन। आप जो है आप इनको मैच करना है। तो आप जानते होंगे इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट लिखा था एलन चर्चिल सैंपल ने, ए सी सैंपल ने। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी लिखा था किसने? उसको आपको देखना है, तो उसको लिखा था आपको ई हंटिंगटन ने। इसी तरह से न्यू वर्ल्ड जो है ईसा बोमेन ने लिखा था। प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो है ए डिमेंजन ने लिखा था। ठीक है, तो इनको आपको मिला देना है। अगला प्रश्न है कि संभाव्यवाद के उदय के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ? तो वो है ब्रोंज का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि
भूगोल में आधुनिक क्लासिकल अवधि की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी, तो वो है वारेनियस और कांट। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि इतिहास का अध्ययन भूगोल के रूप में, भूगोल का अध्ययन इतिहास के रूप में किया जाना चाहिए, तो वो कहा था इतिहास के जो पिता कहे जाते हैं हेरोडोटस। अगला प्रश्न है कि एराटोस्थेनीज किस विचारधारा स्कूल ऑफ थॉट से संबंधित थे, तो एराटोस्थेनीज आप जानते हैं यूनानी थे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन दिया हुआ ग्रीक। अगला प्रश्न जो दिया हुआ कि निम्नलिखित में से भारतीय भूगोलवेत्ता ने ज्योग्राफी ऑफ पुरानाज नाम की किताब लिखी, वो कौन से थे, वो है एस.एम. अली। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि क्लाउडेड अर्थ नाम की किताब किसने लिखी, तो वो है प्रणव गुप्ता। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कि ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के संस्थापक किसे कहा जाता है, वो है जे मैकेंडर। अगला प्रश्न जो है वो है कि रिचर्ड हार्टसोन द्वारा दिए गए क्षेत्रीय विभेदन के आधुनिक भूविज्ञान के सिद्धांत को किसके साथ दिए गए तर्क पर प्रस्तुत किया गया, तो इस प्रश्न को देखिएगा, रिचर्ड हार्टसोन द्वारा दिए गए क्षेत्रीय विभेदन के आधुनिक भूविज्ञान के सिद्धांत को किसने साथ तर्क के साथ प्रस्तुत किया, वो किया था हेटनर ने। ठीक है, अगला जो है प्रश्न है कि पृथ्वी पर शुरुआती मानव के होने का अनुमान निम्न में से किस भौगोलिक भूवैज्ञानिक समय का है, तो पृथ्वी पर मानवीय जो हुआ है वो क्या है, प्लीस्टोसीन युग का है। अगला प्रश्न जो है रेस शब्द निम्न में से किसका सूचक है, नस्ल, संस्कृति, धर्म, क्षेत्र, जाति, तो नस्ल का सूचक है। अगला प्रश्न दिया हुआ कि निग्राइड लोगों के जो नासिका सूचकांक आमतौर पर कितना होता है, वो 85% से अधिक होता है। अगला है ग्रिफिथ टेलर द्वारा जो मानव जाति को निम्नलिखित मुख्यतः कितनी प्रजातियों में बांटा गया है, तो वो है 5। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि डॉक्टर वी.एस. गुहा के अनुसार आर्मेनॉइड उपग्रह उप समूह निम्न में से किस भारतीय जातीय वर्गीकरण से संबंधित है, वो है पश्चिमी ब्राचिसेफल्स। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कि ईसा मसीह के समय विश्व का जो मानव जनसंख्या थी, वैश्विक जो जनसंख्या थी, वो कितनी थी लगभग में, तो वो थी 300 मिलियन। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो है कि आधुनिक काल में जनसंख्या का तेजी से विकास किस सन के बाद हुआ, तो वो है 1750 के बाद। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही मिलान है, बतवा जनजाति कांगो बेसिन में, रुवाला जनजाति जो है मध्य ईरान में, इन्यूट जो है कनाडा में, युकागीर जो है वो साइबेरिया में, यानोमामी जनजाति जो है ब्राजील में। तो रुवाला जनजाति जो है ईरान में नहीं पाई जाती, जबकि बतवा कांगो में पाई जाती है, न्यूट जनजाति कनाडा में पाई जाती है, युकागिर उपजाति जो जनजाति है वो साइबेरिया में पाई जाती है, यानोमामी जो जनजाति है वो ब्राजील में पाई जाती है। अगला प्रश्न जो है जनसंख्या के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार एशिया की जो आबादी है दुनिया की आबादी का कितना भाग है, तो वो लगभग में 60% भाग है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी वजह से जननांकी अंश में गिरावट आती है, तो पहला जो उत्तर दिया हुआ है वो दिया है विकल्प दिया हुआ है परिवार नियोजन को बढ़ावा देने से, दूसरा है महिला या कन्या सशक्तिकरण को बढ़ावा देने से, तीसरा है निर्भरता अनुपात को बढ़ावा देने से, चौथा है स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने से, पांचवा है शिक्षा सुविधाओं को बढ़ावा देने से। तो यहाँ पर जो जननांकी जो अंश में गिरावट आती है वो है निर्भरता अनुपात को बढ़ावा देने से। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि यूनेस्को 2015 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश की साक्षरता दर दुनिया के औसत साक्षरता दर जो है 86.3 से नीचे है, तो वो है भारत। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि हार्टलैंड सिद्धांत बताता है क्या, अंतरराज्यीय संबंध, केंद्र राज्य संबंध, भूसत्ता और समुद्र सत्ता के बीच संघर्ष, राज्यों का बाल्कनीकरण, भूसत्ता और वायु सत्ता के बीच संघर्ष। तो यहाँ पर उत्तर है भूसत्ता और समुद्र सत्ता के बीच संघर्ष। अगला प्रश्न है वायु सत्ता पर आधारित भू राजनीति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, वो है ए. सेवेरस्की ने। इसी तरह से अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच जो मैकमोहन रेखा की लंबाई है वो लगभग कितनी है, वो 900 किलोमीटर है। इसके पहले जो मैंने आपको पेपर सॉल्व कराया था उसमें 100 क्वेश्चन जो बताए थे, जिसकी परीक्षा 20 मई को हुई थी, उसमें पूछा गया था कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया। इसमें पूछा गया कितनी लंबाई है, तो आप उसको याद कर लीजिए, रट कर लीजिए। निम्न में से भारत के किस राज्य की जो सीमाएं हैं वो बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और नागालैंड। तो मिजोरम की जो सीमाएं हैं वो नहीं लगती हैं। अगला प्रश्न है कि फाकलैंड निम्न में से किस देश का उपनिवेश है, यूएसए, अर्जेंटीना, यूके, ब्राजील, फ्रांस। तो यहाँ पर यूके जो है उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है, क्रोएशिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, स्वाजीलैंड और उत्तरी कोरिया। तो स्वाजीलैंड जो है क्या है, वो एक स्थलरुद्ध देश है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अंतर सरकारी संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो उसकी स्थापना जो है 1985 में हुई थी। उसके बाद प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, तो ब्रिक्स का मतलब है क्या है, बी से जो है
ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका दिया हुआ, यहाँ पे साउथ कोरिया दिया हुआ ऑप्शन में, तो साउथ कोरिया जो है नहीं है, जबकि ब्राजील, रूस, भारत और चीन इसमें जो ऑप्शन दिए हुए उसमें है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि संगठन दिए हुए हैं और दूसरी तरफ देश दिए हुए हैं, तो सार्क दिया है, ब्रिक्स दिया, नाटो दिया, ओपेक दिया। तो जो देश दिए हुए हैं टर्की, ईरान, दक्षिणी अफ्रीका और थाईलैंड। तो सार्क का जो सदस्य है वो कौन सा है, आपको ध्यान रखना है कौन सा सदस्य है, आप बताइएगा, थाईलैंड। तो ब्रिक्स का जो सदस्य है वो कौन सा है, तो ब्रिक्स का सदस्य मैंने अभी आपको बताया था दक्षिणी अफ्रीका। फिर इसके बाद नाटो का जो सदस्य है वो टर्की, ओपेक का जो है ईरान। तो कुल मिलाकर के पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का जो है पहला और चौथे का दूसरा है उत्तर। तो कुल मिला के पहला जो है इसका आंसर सही हो गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से यूएसए का कौन सा राज्य कपास क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, अल्बामा, उत्तरी कैरोलिना, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, व्योमिंग। तो व्योमिंग राज्य जो है कपास क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगला जो प्रश्न है उसमें सूची का मिलान करना है। एक तरफ दिया हुआ है मक्का उत्पादक देश 2015 के अनुसार, दूसरी तरफ उनका क्रम दिया हुआ है। तो ब्राजील, अर्जेंटीना, भारत, चीन, रूस दिया हुआ है। इस तरफ क्रम दिया हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आपको मिलाना है कि पहले स्थान पे जो मक्का उत्पादन है 2015 के अनुसार कौन करता है। तो आपको बताते चला कि जो ब्राजील है वो जो है मक्का उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। उसके बाद अर्जेंटीना जो है वो जो है आपका तीसरे स्थान पे है। भारत जो है चौथे स्थान पे है। चीन जो है वो पहले स्थान पे है और रूस जो है वो पांचवें स्थान पे है। तो ये आपका प्रश्न उत्तर सही है, चौथे नंबर। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। तो वो यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है भारत। अगला जो है प्रश्न है निम्न में से कहाँ पर पिग आयरन उत्पादन इकाई स्थापित करना सर्वाधिक किफायती होगा। तो उत्तर दिया हुआ है हेमेटाइट खनन क्षेत्र, दूसरा है लाइमोनाइट खनन क्षेत्र, तीसरा है सीडेराइट खनन क्षेत्र, चौथा है मैग्नेटाइट खनन क्षेत्र, चौथा है अगला है एंथ्रेक्साइट खनन क्षेत्र। तो यहाँ पर उत्तर जो है वो है मैग्नेटाइट खनन क्षेत्र। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 2015 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक देश है। तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन 2014 में दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक जो है देश था। तो वो है गुयाना। अगला प्रश्न पूछा गया कि आपको लिस्ट मैच करना है, एक तरफ सूची दी हुई, दूसरी तरफ तेल क्षेत्र दिया है। तो सऊदी अरब, वेनेजुएला, ईरान, इराक, टर्की ये देश दिए हुए हैं। इस तरफ तेल क्षेत्र दिए हुए हैं रमन, किरकुक, अल फ्यूरियल, मस्जिद सुलेमान और अल अबकैक। तो आपको पता चलेगा कि जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब का जो प्रमुख जो तेल उत्पादक केंद्र है वो कौन सा है, आपको याद रखना है अबकैक, ठीक है। इसी तरह से वेनेजुएला का जो है वो है आपका अल फ्यूरियल, ईरान का जो है आप जानते होंगे मस्जिद सुलेमान है, इराक का किरकुक है, टर्की का रमन है। तो आपको मिला देना है, पांचवा आंसर इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया यूएसए के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा स्टेनलेस स्टील केंद्र नहीं है। तो वो है प्लेमाउथ, ठीक है। अगला प्रश्न जो है पूछा गया है कि यूएसए के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जहाज निर्माण केंद्र नहीं है। तो वो है कोलंबस। अगला जो प्रश्न पूछा गया है उसमें भी सूची मिलान करना है। एक तरफ जो है हाइड्रो पावर स्टेशन दिए हैं, दूसरी तरफ देश दिए हैं। पहला जो है थ्री गार्जेस बांध, गुरी, क्रास्नोयास्क, चर्चिल जलप्रपात और नियाग्रा जलप्रपात एक तरफ जो है दिए हुए हैं हाइड्रो पावर स्टेशन सूची 1 में। सूची 2 में उन देशों के नाम दिए हुए हैं यूएसए, कनाडा, चीन, वेनेजुएला और रूस। आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। जैसे थ्री गार्जेस जो बांध है वो कहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे जो है मिला देना है। तो थ्री गार्जेस जो बांध है वो कहाँ है, चीन में है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया। इसी तरह से गुरी जो है वो कहाँ है, वेनेजुएला में। क्रास्नोयार्स्क जो है वो कहाँ है, रूस में। चर्चिल जो जलप्रपात है वो कहाँ पे है, कनाडा में। नियाग्रा जलप्रपात जो है वो आपका यूएसए में। इसी तरह से अगला प्रश्न पूछा गया निम्न में से कौन सा दक्कन पठार का भाग नहीं है। जिला ललितपुर, जिला मैसूर, जिला वारंगल, जिला नागपुर, जिला कोयम्बटूर। तो यहाँ पे जो उत्तर है वो है जिला ललितपुर। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित नदियों की ड्रेनेज प्रणालियों में सबसे अध्यारोपित ड्रेनेज प्रणाली कौन सी है उसकी पहचान करना। तो यहाँ पे उत्तर दिए हुए नर्मदा, कृष्णा, चंबल, गोदावरी, कावेरी। तो उत्तर है आपका नर्मदा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शिवालिक पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वो कितनी होती है लगभग में एवरेज में। तो वो है 1500 से लेकर के 2000 मीटर तक। एमएसएल मतलब क्या होता है, एवं मीन सी लेवल, मीन सी लेवल से ऊपर जो है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पश्चिमी जेट का हिमालय की उत्तर की ओर स्थानांतरण निम्न में से किस पर निर्भर करता है। जो आपके विकल्प दिए हुए हैं वो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत, दूसरा है उत्तरी पूर्वी मानसून की शुरुआत, तीसरा है तिब्बती पठार का गर्म होना, चौथा है आपका जो है भारतीय उपमहाद्वीप के
उत्तर पश्चिमी भाग एवं दक्षिण हिंद महासागर के मध्य सीधी दाब प्रवणता का होना, स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट होना। पांचवा है दक्षिण पश्चिमी एवं उत्तरी पूर्वी मानसून की शुरुआत। तो यहाँ पर उत्तर है जो है तिब्बती पठार का गर्म होना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान उत्तर भारत में वर्षा के अवरोही क्रम को ठीक ठाक दर्शाता है, सही दर्शाता है, ठीक दर्शाता है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान जो उत्तर भारत के जो है अवरोही क्रम, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ होती है, उसके बाद कम कहाँ होती है, फिर उसके बाद कम कहाँ होती है, तो उसमें जो है आपका क्रम दिया हुआ पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो उत्तर है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला किसके लिए फेमस है? तो सरगुजा जिला जो है एल्युमिनियम के लिए फेमस है। छत्तीसगढ़ में ब्राह्मणी बेसिन में कितने वाटरशेड हैं? तो आपको याद रखना है 6 वाटरशेड है। सूची मिलान करना, नदी घाटियां और छत्तीसगढ़ के जिले दिए हैं। जैसे महानदी जो है कहाँ है? वो रायपुर में, आप जानते होंगे महानदी को जो है रायपुर से मिला दीजिएगा। गोदावरी कहाँ है? वो बीजापुर आप मिला दीजिएगा। जो गंगा है वो कहाँ है? वो अंबिकापुर आप मिला दीजिएगा। ब्राह्मणी जो है जसपुर मिला दीजिएगा, आप मिला दीजिएगा और फिर ये उत्तर हो गया आपका। अगला प्रश्न है पी.सेन गुप्ता ने 1968 में भारत को कितने समष्टि अर्थशास्त्र नियोजन क्षेत्रों में बांटा था? तो वो है कुल 7। इसी तरह से अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्योगों के लिए वित्तीय आवंटन लगभग में कितना था? वो था 8%। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आपको मिलाना है कि एक तरफ दिया हुआ है नियोजन अवधारणा, दूसरी तरफ दिया हुआ है प्रस्तावक। तो नेबरहुड योजना, गार्डन सिटी, रेड बर्न लेआउट और ब्रॉड एक्रे सिटी। तो इस तरह प्रस्तावक दिए हुए हैं एबेनेजर हावर्ड, फ्रैंक लॉयड राइट, C.A. पेरी और हेनरी राइट। तो आपको बताते चले कि जो नेबरहुड योजना है उसके जो प्रतिपादक थे या प्रस्तावक थे वो थे पेरी। इसी तरह से गार्डन सिटी के जो है वो थे हावर्ड। उसके बाद जो है रेड बर्न लेआउट जो थे उसके जो है आपके थे हेनरी राइट, और ब्रॉड एक्रे सिटी के जो है फ्रैंक लॉयड राइट। तो ये आपका उत्तर सही हो गया। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है कि रायपुर में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत का सामान्य समय होता है किसके बीच में? तो वो होता है 10 जून से लेकर के 15 जून के बीच में। उत्तर आपका ये सही 3 नंबर। अगला प्रश्न है कि सूची मिलान करना है सूची एक को दूसरे से। तो इसमें जो सूचियां दी है, एक तरफ खनिज संसाधन दिए हैं, दूसरी तरफ खान दिए हैं, आपको मैच करना है। तो खनिज संसाधन जो दिए हुए हैं उसमें है कोयला, लोहा, टिन, एल्युमिनियम। खान जो दी हुई रेव घाट, झिलमिली, जमीरपट और नेरली। तो आपको पता होगा कि कोयला की जो खान है वो पाई जाती है कहाँ पे? झिलमिली में। और लोहा की जो खान है वो पाई जाती है राव घाट में। इसी तरह से टिन की जो खान है वो है नेरली में। एल्युमिनियम की जो है वो जमीरपट में। अगला प्रश्न जो पूछा गया है उसको आपको मिलाना है कि एक तरफ भारतीय मृदा दी है, दूसरी तरफ पीएच रेंज दिया है। तो भारतीय मृदा में ग्रे एवं भूरी मृदा, काली मृदा, लाल मृदा और लेटराइट दिया, दूसरी तरफ पीएच रेंज दिया। तो जो भारतीय मृदा है उसमें से जो लेटराइट होती है उसकी जो पीएच होता है अम्लीय होती है, तो सबसे ज्यादा होगी 5.5 से कम होती है। ठीक है, तो पहले का तीसरा हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद लेटराइट मतलब दूसरे का जो है पहला हो गया। तो दूसरे का जो है यहाँ पे आपको देखना है, सॉरी इसको देख लेते हैं। ग्रे और भूरी जो मृदा है उसका जो है तीसरा है, मतलब कि 7.6 से लेकर के 8.5। उसके बाद जो है काली मृदा का जो पीएच है वो 6.5 से लेकर के 8.4 है। लाल मृदा का जो पीएच है वो आपका है 5.5 से 7.5। और लेटराइट का जो है वो है आपका 4 नंबर का 1, मतलब कि 5.5 से लिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो लेटराइट मैंने बताया था सबसे कम पीएच होता है, मतलब अम्लीय होता है, 4 का 1 भाग। ठीक है, अगला जो है प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पहलू भारतीय किसानों के लाभ हेतु अनुकूल है? तो अनुकूल क्या है? तो रासायनिक उर्वरकों का अति प्रयोग विकल्प में दिया है। असमेकित जो है ज्योति भूमि, तीसरा है फसल बीमा की सुविधा, चौथा है अनुपयुक्त जल प्रबंधन, पांचवा है अक्सर बाढ़ और सूखा का आना। तो भारतीय किसानों के लाभ हेतु अनुकूलन क्या है? वो है फसल की बीमा की सुविधा होना। अगला प्रश्न है इंद्रावती निम्न में से किस ड्रेनेज प्रणाली की मुख्य उपनदियों में से एक आता है? तो वो है गोदावरी की। अगला प्रश्न दिया है कि औसत समतल से जो छत्तीसगढ़ मैदान की ऊंचाई का जो रेंज है वो है 250 से लेकर के
330 मीटर तक। इसी तरह अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के रिकॉर्ड के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में अनुसूचित जनजाति की जो आबादी है वो 50% या उससे अधिक है। तो 7 जिले ऐसे हैं जिनमें 50% या उससे अधिक आबादी एसटी की पाई जाती है। इसी तरह से अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार रिकॉर्ड के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में अनुसूचित जनजातियों की जो आबादी है वो 25% से 50% पाई जाती है, वो है 6। आप उनको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनजातियों की जनसंख्या के आकार के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो क्रम आप देख लीजिए, पहले नंबर पे गोंड है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसके बाद उरांव और भत्रा है। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, आपको मिलाना है, एक तरफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के नाम दिए हुए हैं, सेज के नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ सेज के प्रकार दिए हैं। जैसे पहला हुआ कांडला गुजरात में, मणिकंचन पश्चिम बंगाल में, नोकिया तमिलनाडु में, मुरादाबाद यूपी। उस तरफ सेज के प्रकार दिया कि दूरदर्शन दूरसंचार उपकरण है, हस्तशिल्प, बहुउत्पाद, रत्न एवं आभूषण। तो आपको पता चले जो कांडला है, कांडला जो है वो बहुउत्पाद के अंतर्गत आता है, उसका प्रकार है। उसके बाद मणिकंचन जो है आपका रत्न एवं आभूषण का है, नोकिया जो है दूरसंचार उपकरण है, मुरादाबाद हस्तशिल्प। तो आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि सरायकेला में खनन कार्य शुरू करने के लिए सिंहभूमि कॉपर लिमिटेड कंपनी का जो है गठन किया गया, तो वो गठन किया गया था 1857 में। अगला जो प्रश्न पूछा गया उसमें आपको सूची मिलाना है, एक तरफ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की इकाइयां दी हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए हैं। पहला है जैसे जो है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, दूसरा है मलजखंड कॉपर प्रोजेक्ट, तीसरा है तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट, तीसरा है चौथा है जो है इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स। तो एक तरफ राज्य दिए हुए महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो खेतड़ी कहाँ है, वो राजस्थान में है। इसी तरह से मलजखंड जो है आपका कहाँ पे है, वो है छत्तीसगढ़ में। उसी तरह से तलोजा वो कहाँ पे है, वो है महाराष्ट्र में। उसी तरह से कॉपर इंडियन कॉपर जो कॉम्प्लेक्स है वो है आपका झारखंड में। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में एल्युमिनियम का जो उत्पादन है किस वर्ष शुरू हुआ। तो वो है 1938 में। तो इस पूरे वीडियो में हमने आपको बताया कि जो 100 प्रश्न पूछे गए थे 2014 की जो विज्ञप्ति निकली हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई थी, उसमें आपने देखा तो आपको इन प्रश्नों से एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो रीजनल ज्योग्राफी से देखिए आपके बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे अमेरिका से कई प्रश्न पूछे गए आपके, तो आपको अमेरिका हो गया। फिर एशिया से पूछा गया कि भाई आपकी एशिया की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, तो 60% जो है दुनिया की आबादी का एशिया में पाया जाता है। तो आपको इस तरह के प्रश्नों को पूरी तरह से रट लेना है। जितने भी प्रश्न हैं ये सब देखने के बाद बहुत कम ही हैं जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हैं और सभी फैक्चुअल हैं। आपको तथ्य याद करने हैं और सफलता प्राप्त करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको रोज की रोज शिक्षा जगत की जो प्रमुख खबरें हैं, रोजगार जगत की प्रमुख खबरें हैं, वो आपको मिलेंगी और भूगोल विषय के रूप में आपको बहुत सी ढेर सारी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।